Hello everyone, this is Ashok here, and today, as you seen on the board, GDP and NI, we are going to discuss about this. कुछ फ्रेंड्स का एक प्रश्न था कि सर थोड़ा सा जीडीपी और एनआई को हम और समझना चाहेंगे। तो जीडीपी का जैसे हमने देखा कि किसी देश की सीमाओं के अंदर किसी एक वित्तीय वर्ष के अंदर होने वाले वस्तुओं और सेवाओं के कुल अंतिम मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। कि वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ईयर इन ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर इन द बाउंड्री ऑफ ए कंट्री एंड व्हाट इज नोन एज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम यूं लिखते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इसके बाद में जो दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को ज्ञात करने के लिए हमारे पास तीन प्रकार से ये मेथड है। इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, प्रोडक्ट मेथड है, यानी कि आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि। इन तीनों विधियों को देने वाले जो थे वो थे साइमन कुजनेट्स। ये अमेरिकन और रशियन इकोनॉमिस्ट थे और स्टैटिस्टिशियन थे। इन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक वृद्धि कैसे हो सकती है इसके ऊपर एक बहुत शानदार अपना लेख लिखा और इसके बारे में बताया। तो इसके लिए इनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया 1971 में। तो हम सीधा अब देखते हैं, तीन मेथड आपके हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्ट मेथड। इनकम मेथड में जैसे कौन से ऐसे सोर्स हैं जिनसे में आय होती है। तो सबसे पहला लैंड, लेबर, कैपिटल, मैनेजिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखिएगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, मैनेजिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हिंदी में हम कहेंगे भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंधन और साहस। जो व्यक्ति नया बिजनेस शुरू करता है उसके अंदर पूंजी लगाता है, सब चीजों को मैनेज करता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे धीरूभाई अंबानी है, वो पेट्रोल पंप पे काम किया करते थे, उन्होंने साहस किया, वो एंटरप्रेन्योर थे, उन्होंने जो किया वो एंटरप्रेन्योरशिप थी। तो इसके बदले में क्या मिलता है, तो देखिएगा, लैंड से आपकी क्या आया है, रेवेन्यू यानी कि लगान। जमीन से में क्या मिलती है, लगान। लेबर, श्रम जब हम करते हैं तो इसके बदले में क्या मिलेगी, मजदूरी। कैपिटल अगर लगाई जाएगी तो इससे क्या मिलेगी, इंटरेस्ट। और प्रबंधन से हमें क्या मिलती है, सैलरी। और एंटरप्रेन्योरशिप यानी कोई बिजनेस सेटअप आप करते हैं, उसके लिए आप रिस्क उठाते हैं, साहस करते हैं, तो इससे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा प्रॉफिट। तो आय विधि के अंदर ये पांच चीजों को हम शामिल करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, मैनेजिंग और एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरे नंबर पर आता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में जो जीडीपी एमपी निकालेंगे तो जीडीपी को आप लिखेंगे y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। यानी व्यय के अंदर किन किन चीजों का व्यय है, कंजप्शन जो हमारा है, उपभोक्ताओं का कंजप्शन, आपका इन्वेस्टमेंट है, किसी भी चीज के अंदर निवेश करना तो उसका खर्चा होता है, जैसा कि हमारा ये मेथड ही एक्सपेंडिचर का है। और तीसरा आपका गवर्नमेंटल एक्सपेंसेस। अब देखिए, हमने जैसे ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा कि किसी देश में दो प्रकार की इकोनॉमी, हमें ग्लोबलाइजेशन क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमारी रिस्ट्रिक्टिव इकोनॉमी के कारण से। जब रिस्ट्रिक्टिव इकोनॉमी होती है तो आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर काफी सारे बैरिगेट्स और रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो ये तो आपकी रिस्ट्रिक्टिव इकोनॉमी का एक एग्जांपल हो गया। अगर वहां पर ओपन इकोनॉमी है या फिर लिबरलाइज्ड इकोनॉमी है तो इसके अंदर हम ये दिखाएंगे x माइनस एम मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड है। तीसरा नंबर प्रोडक्ट मेथड। इसमें हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इन तीनों के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनका फाइनल वैल्यू हम लेते हैं। तो जो आएगा वो आपका क्या होगा, नेशनल इनकम होगा। जनरली एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्ट मेथड को काम में लिया जाता है, इनकम मेथड को जनरली काम में नहीं लिया जाता है। तो ये तीन मेथड दिए थे जो किसने दिए, साइमन
कुजनेट्स में। अब देखिए हम आगे देखते हैं। जैसा कि जीडीपी हमने देख ही लिया है, अब जीडीपी से ही आप नेशनल इनकम निकालेंगे। देखिएगा जीडीपी में से सबसे पहले आपको माइनस करना पड़ेगा, क्या? माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है ह्रास। सपोज मान के चलिए आप किसी कंपनी में से कोई फैन लेके आते हैं, जब उस फैन को आप कंटिन्यू काम में लेंगे तो उसका प्राइस गिरेगा, घिसावट होगी। इस चीज को ही हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। जैसे मान लीजिए 100 रुपए का फैन था और फिर कुछ दिनों बाद में उसमें से 10 रुपए लेस होकर वो 90 रुपए का रह गया, तो ये जो 10 रुपए है ये डेप्रिसिएशन। कोई कंपनी से, कोई शोरूम से आप गाड़ी निकलवा के लेके आए और एकदम से उसको बेचेंगे तो उसका प्राइस डाउन हो जाएगा, चलाएंगे तो उसके अंदर ह्रास आएगा। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? जो भी घिसावट या जो भी कमी, एनी फर्दर डिडक्शन, जो भी एलिमेंट है वो डेप्रिसिएशन होता है। अब डेप्रिसिएशन को घटाने के बाद में अब जो आपको मिलेगा वो क्या होएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें से अब आपको प्लस और माइनस NIFA करना पड़ेगा, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट इनकम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड अपन ने ग्लोबलाइजेशन वाले में अच्छे से देखा है, मनी एंड क्रेडिट में हमने अच्छे से देखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देशों के अंदर हमारे देश में विदेशी कंपनियां हैं, MNC कंपनियां जिनको हम कहते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, और हमारी कंपनियां विदेशों के अंदर हैं। तो ये कुछ पैसा जो विदेशों वाली कंपनियां वो विदेशों में भेजेगी और हमारी जो कंपनियां विदेशों में हैं वो हमारे यहाँ पर पैसा भेजेगी। तो अल्टीमेटली जो इसका या तो प्लस रहेगा या फिर माइनस रहेगा। तो इसीलिए इसके अंदर ये साइन लगाया जाता है प्लस और माइनस। इसको प्लस या माइनस करने के बाद में से NDP MP में से अब जो आपके पास में आएगा वो आएगा NNP एट मार्केट प्राइस, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अभी भी हम राष्ट्रीय आय पर नहीं पहुंचे हैं। अब इसमें से हम सब्सिडी को जोड़ेंगे, सब्सिडी को जोड़ा जाएगा और इनडायरेक्ट टैक्स को घटाया जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसको घटाया जाएगा। अब जो आपके पास आएगा वो आएगा शुद्ध राष्ट्रीय आय एट फैक्टर कॉस्ट, और इसी को हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम इसको कहा जाता है। तो आप नेशनल इनकम लिखिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट लिखिए, दोनों एक ही बात है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए छोटी सी जानकारी थी। अब देखिएगा थोड़ा सा इसकी और हिस्ट्री हम देख लेते हैं कि जो नेशनल इनकम है वो सबसे पहले हमारे देश में किसने ज्ञात की थी, उसके लिए सबसे पहला एफर्ट किसने लगाया था। तो देखिएगा नेशनल इनकम को सबसे पहली बार बताने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था दादा भाई नारोजी। इनको भारत का ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु रिमेन्ड एज ए पार्लियामेंट्री ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मेंबर। इन्होंने जो कैलकुलेशन की थी नेशनल इनकम की वो की थी 1867 और 68 में, ठीक है। और इस वक्त इन्होंने जो पर कैपिटा इनकम यानी PCI या फिर एवरेज इनकम जो भारत में लोगों की थी वो पर कैपिटा इनकम थी कितनी? 20 रुपीज पर पर्सन, 20 रुपीज पर पर्सन। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखिए IAS तक के एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा जाता है। RAS के एग्जाम में, यानी मैं राजस्थान से हूं तो राजस्थान की सबसे बड़ी एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं, तो ये कोई राजस्थान या फिर किसी जगह का बाउंडेशन नहीं है, पूरे देश में हर जगह पर ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो दादा भाई नारोजी के द्वारा लिखी गई। इन्होंने एक थ्योरी भी दी, उसका नाम था ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ। देखिए भारत देश की अवर नेशनल रिवर इज गंगा,
और जो लंदन बसा हुआ है वो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? टेम्स नदी के किनारे पर। अगर मैं आपसे ये कहूं कि गंगा नदी में से पानी निकाल लीजिए एक बाल्टी और टेम्स नदी में डाल दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ? आप यहां से पानी निकाल रहे हो, वहां पर लेके जा रहे हो। तो इन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स जो है वो एक प्रकार का स्पॉन्ज है। स्पॉन्ज का मतलब वो स्पॉन्ज है जो गंगा नदी में से पानी लेता है और टेम्स नदी में ले जाके छोड़ देता है। यहां पर ये गंगा नदी का नाम इसलिए लिया जा रहा है कि पानी की बात नहीं है, यहां का जो धन है वो वहां पर लेके जा रहे हैं। देखिएगा, एक रफली एक आइडिया है कि 2017 में एक व्यक्ति ने उत्से पटनायक नाम से एक व्यक्ति है, इन्होंने एक रफली डेटा लिया कि भारत में जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने 1764 से और 1938 और 40 तक लगभग 43 ट्रिलियन डॉलर का धन ब्रिटेन में भेज चुके थे। अब फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूं, 43 ट्रिलियन डॉलर में कितने जीरो लगते हैं? आप जरा इसका ट्राई करना, शायद हो सकता है आपकी किताब का पेज खत्म हो जाएगा लेकिन जीरो पूरे आएंगे नहीं। आपको मालूम है कि भारत देश की जो 7वीं फॉरेन पॉलिसी, 7th फॉरेन पॉलिसी, और जो कि जिसका टाइम ड्यूरेशन क्या है 2021 टू 2026, इसके अंदर हमने एक प्रोजेक्ट लिया, हमने एक अजम्पशन लिया कि हमारा टारगेट है कि हम इन 5 सालों के अंदर हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको 5 ट्रिलियन डॉलर की करना चाहते हैं। सोचिए, आज 21वीं शताब्दी में हमारा टारगेट ये है कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर अपने देश की इकोनॉमी को पहुंचाना चाहते हैं, और ये गोरे जो हैं उस वक्त 43 ट्रिलियन डॉलर भारत से लेके जा चुके। तो आप सोच सकते हैं भारत को किस कदर इन्होंने लूटा है, और अगर वो धन भारत में आज होता तो सोचिए भारत कहाँ होता। खैर, वो धन तो अब नहीं रहा, लेकिन हम फिर भी बहुत हिम्मत और जज्बे से 5वीं अर्थव्यवस्था विश्व की बन चुके हैं। इसी के साथ में अब देखिए, जो दादा भाई नारोजी के इस कैलकुलेशन के बाद में सबसे पहली बार, ये इनका फर्स्ट कैलकुलेशन है, इसके बाद में फर्स्ट जो साइंटिफिक जो कैलकुलेशन इस नेशनल इनकम की हुई वो की थी 1931-32 में डॉक्टर VKRV राव। ठीक है, भारत में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए एक नेशनल इनकम कमेटी की स्थापना हुई। कब हुई? 1949 में। इसके अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, यानी इसके चेयरमैन कौन थे? प्रकाश चंद्र महालनोबिस, जिनका काफी योगदान आपके 5 ईयर प्लान के अंदर भी आता है। इसके अलावा कुछ 1-2 डेट और हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को, यानी योजना आयोग। प्लानिंग कमीशन को क्या कहेंगे? योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को, जिसको बदलकर आजकल क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। इसको बदलकर नीति आयोग कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को, यानी मोदी साहब का जो पहला टर्म था 2014 के अंदर, तो वो मई जून के अंदर तो बने थे, और अगले ही साल उन्होंने 1 जनवरी 2015 को इस प्लानिंग कमीशन को बदलकर नीति आयोग कर दिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप लिख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस नीति आयोग में और प्लानिंग कमीशन में सबसे बड़ी खास अंतर वाली जो बात है वो ये है कि नीति आयोग में सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर, इनको भी नीति आयोग का सदस्य बनाया गया है। देखिए, नीति आयोग का जो प्रेसिडेंट होता है वो हमेशा जो भी प्राइम मिनिस्टर है उस वक्त, वही इसका चेयरमैन या फिर प्रेसिडेंट होता है। तो वर्तमान में नरेंद्र दामोदर दास मोदी,
यानी मोदी जी इसके प्रेसिडेंट हैं, बाकी इनके सदस्य वगैरह जो बदलते रहते हैं। इसके साथ एक टर्म और आता है आपका NSSO। NSSO की स्थापना हुई थी 1950 में। NSSO का फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम क्या है? जैसे बेरोजगारी के डेटा इकट्ठे करना, लिटरेसी रेट हुआ, आपका अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, ये सब चीजों का जो डेटा है, यानी सैंपल सर्वे जो डेटा कलेक्शन है, वो काम इसका है। इसके अलावा एक और है CSO। CSO की स्थापना हुई थी 2 मई 1951। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो जो आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में कि नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय, इसकी गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना CSO के द्वारा की जाती है। ध्यान रखिएगा, नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था के द्वारा की जाती है? CSO के द्वारा। और CSO की स्थापना कब होती है? 2 मई और 1951। अब थोड़ा सा आपको अपडेट कर देते हैं। वर्तमान में इन दोनों का ही कोई भी एग्जिस्टेंस या फिर अस्तित्व नहीं है। इन दोनों संस्थाओं को खत्म करके इनकी जगह पर एक ही संस्था का स्थापना कर दिया गया है, उसको कहते हैं NSO। अब इसका जो फुल फॉर्म वो रहेगा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। स्थापना होती है 23 मई 2019 की। यह आपके लिए थोड़ा सा नया है तो ध्यान रख लीजिएगा। अब वर्तमान में ऐसा नहीं है, पुराने के हिसाब से पूछेगा तो फिर ठीक है, और अगर ये दोनों ऑप्शन आते हैं तो फिर आप इस पर जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी। एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि CSO, NSSO और NSO और नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन, इनके अलावा भारत का फाइनेंशियल ईयर, ये आपसे पूछा जा चुका है कि हमारा वित्तीय वर्ष जो है वो कौन सा है, का ड्यूरेशन क्या है, कौन से महीने से लेकर कौन से महीने तक, कौन से 12 महीने हैं जिनको वित्तीय वर्ष में गिना जाता है। तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है, हमारा फाइनेंशियल ईयर है। तो अभी तो ये छोटा सा वीडियो था, अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ। और एक छोटी सी चीज मैं और बोलना चाहूंगा, देखिए बहुत शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर हम आपके लिए कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं, तो कृपया करके पहली बार जब आप देखें तो थोड़ा 1.25 स्पीड में करके देख लें, लेकिन इसको पूरा देखिए। अगर स्किप करते रहेंगे तो जो मैसेज आपको पहुंचाना चाह रहे हैं वो आप तक जाएगा ही नहीं। तो एक बार उसको डिटेल में तसल्ली के साथ, पेशेंस के साथ देखिए, फिर बाद में आप जब उसको रिवाइज करते हैं तो आप फास्ट करके देखिए। तो अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो लाइक भी कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।